हेलो प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स डेरिवेटिव्स में। आज के सेशन में आज पढ़ाया जाएगा आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लेवल का आता है, जो 2026 के बोर्ड में आने वाला है। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको बताया जाएगा। तो आज आप सबको स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो बोर्ड में आने वाला है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सब बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत का मतलब क्या होता है? अभिलंबवत का मतलब समझेंगे, जैसे ये हमारा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के लंबवत यानी इससे जो थीटा होगा 90 डिग्री का होगा, तो इससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित किया जाता है। इसे φe से दर्शाया जाता है। अब देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो φe बराबर होता है समाकलन ऑफ, यानी एक छोटे से सूक्ष्म का समाकलन लेकर, जैसे ये E हो गया, ये हो गया dA, थीटा है, तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल का समाकलन लेकर सॉल्व करेंगे। समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण, समाकलन का मतलब पूरे क्षेत्रफल का। तो यहाँ से हो जाएगा E डॉट dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, φe बराबर हो जाएगा अब आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा A डॉट बी। इसका जो फार्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर बी बराबर होता है AB cos थीटा। वैसे ही यहाँ पे है E डॉट dA, यानी यहाँ से हो जाएगा E dA cos थीटा। अब हमको इसका समाकलन करना है,
तो ई कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा डी ए। डी ए यानी इसका जो समाकलन होगा, डी ए का समाकलन ए होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये होता है विद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक तथा विमा देखेंगे आगे। तो मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए कैसे निकाला जाएगा मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर जब ई ए कॉस थीटा है तो ई का मात्रक क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू नॉट। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्यू का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। यानी ई का जो मात्रक निकल के आएगा यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम। और यहाँ पे एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी और जो कॉस थीटा है, एंगल का कोई मात्रक वो विमा नहीं होता। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ई का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब आगे देखते हैं इसका विमा क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स का विमा निकाल लेंगे। न्यूटन का विमा क्या होता है, यदि बल का विमा होता है एम एल टी पे -2। मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एल पे 2 अपान में कूलाम का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का मात्रक होता है 80। तो यहां से आगे अगर सॉल्व करते हैं, एल और एल पे 2, एल पे हो जाएगा 3, एम नहीं है तो एम एल पे 3, टी पे -2 है, एक और ऊपर जाके हो जाएगा टी पे -3, ए पे -1। यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। विद्युत फ्लक्स का विमा हो जाएगा एम एल पे 3, टी पे -3, ए पे -1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की गणना कीजिए। यानी विद्युत द्विध्रुव जो होगा उसके कारण हमको निकालना है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये जो दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो ये क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की गणना करनी है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति पर, यानी एक द्विध्रुव है जो है ये -q है, दूसरा जो बिंदु है वो है +q। हमको बिंदु P पे निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है कितना होता है, 2d होता है। यानी आधा पे अगर हम लेंगे तो आधे की डिस्टेंस हो जाएगी d और आधे की डिस्टेंस हो जाएगी d। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम टोटल मान ले रहे हैं कितनी है, द्विध्रुव से जो बिंदु है उसकी जो दूरी लेंगे हम क्या मान लेंगे, x ले लिए हैं, उसकी जो दूरी है कितनी है, x है। अब हमको निकालना है दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका जो होगा तुल्य वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु, ये बिंदु ले लेंगे A हो गया, ये हो गया बिंदु B, ये है बिंदु P। तो बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसके लिए क्या हो जाएगा,
मान लेंगे E1 इक्वल टू 1 में फार्मूला होता है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में। अब इसके जगह पे R का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया D, और ये पूरा जो डिस्टेंस हम लिए हैं x, तो हमको इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। हमको प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है d है। तो इसको निकालने के लिए इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी PB का जो डिस्टेंस होगा वो निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा x माइनस डी, यानी हो जाएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर, x माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और इसका जो दिशा होगा दिशा देख लेंगे, प्लस Q आवेश के कारण प्लस जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं प्लस से किधर आती हैं, माइनस की ओर आती हैं, यानी प्लस से ये क्या होगी, निकलेगी। तो इसकी जो दिशा होगी ये हो जाएगी, प्लस Q आवेश से निकलती है, माइनस पे जो होती है समाप्त होती है, यानी प्लस से निकलेगा तो इसकी जो दिशा होगी ये हो जाएगी। अब निकालेंगे E2, यानी बिंदु A पर। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में। इसका जो डिस्टेंस होगा, हमको अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से इस बिंदु का टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमको पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, d है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डी, यानी यहाँ से हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसकी जो दिशा होगी किधर होगी, माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती है, यानी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये हो गया E2, ये हो गया E1। अब तुल्य निकालेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में है, तो इसको क्या किया जाएगा, तुल्य निकालने के लिए इन दोनों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे माइनस किया जाएगा। तो तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अथवा इसी को हम बोल सकते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो E बराबर होगा E1 माइनस E2। तो E बराबर E1 का वैल्यू कितना आया है, E1 आया है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में x माइनस डी का होल स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में x प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से निकालेंगे E इक्वल टू, इनमें कॉमन हम देखेंगे तो इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो इसमें कॉमन हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचा क्या यहाँ पे, 1 अपान में x माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में x प्लस डी का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी इसका यहाँ पे हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर, माइनस का सिंबल है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस डी का होल स्क्वायर। E इक्वल टू हो गया Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आगे हम तोड़ के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd अपान में नीचे कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पे है ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये इसका फार्मूला यहाँ से हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस डी का पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस डी का पावर 4 इज इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xd अपान में x का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2xd और 2xd हो जाएगा कितना, इक्वल टू हो जाएगा q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4xd अपान में x टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4। अब यहाँ पे जो होगा ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x d, ये लिख सकते हैं, अपान में ये हो जाएगा नीचे x टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे जो होता है x जो है ग्रेटर देन d, तब x का पावर 4 बहुत ज़्यादा क्या होगा, बड़ा होगा d का पावर 4 से, तब d इक्वल टू लगभग हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा e इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 2 x से x कैंसिल हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा 3, 2 इंटू 2d। अब यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं e इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू 2d अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x क्यू। ये जो फार्मूला होता है p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, q इंटू 2d होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू पी अपान में एक्स क्यूब। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है एक नियतांक होता है के इंटू ये हो जाएगा 2p अपान में एक्स क्यूब। ये होता है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला स्थिति आएगा, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक की गणना कीजिए। यानी हमको निकालना है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए पहले समझेंगे निरक्षीय स्थिति क्या होता है। ये हो गया माइनस क्यू आवेश, ये हो गया प्लस क्यू आवेश। हमको इस बिंदु पे निकालना है। ये बिंदु हो गया ए, ये हो गया बिंदु बी, बिंदु पी पे हमको निकालना है। ये होता है निरक्षीय स्थिति, यानी अक्ष से लंबवत जो होता है उसे बोला जाता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा d, और ये डिस्टेंस हो जाएगा d, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2d। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है टोटल 2d। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे देखिए, ये हो जाएगा d। हम मान लेंगे इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेंगे कितना है r है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये वाला जो डिस्टेंस निकाल के लाएंगे हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका जो डिस्टेंस होगा ये भी वही होगा। इसका अगर अक्ष से ये बिंदु P पे है, P r दूरी पे स्थित है, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कितना है d है। तो ये भी हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी दिशा देखनी है, प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यानी इसकी जो दिशा होगी ये हो जाएगी
प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यानी हो जाएगा ये E2। माइनस क्यू आवेश की तरफ विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं, यानी ये हो जाएगा इसका E1। ये हो गया इसका दिशा। अब इस दिशा को समझिए, यहाँ पे ये हो गया E2, ये हो गया E1। अब यहाँ पे एक हम लंब डालेंगे, जो तूल हमको निकालना है यहाँ पे हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे, लंब डालेंगे दोनों पे। इसका जो ऊर्ध्वाधर, इसका थीटा हो गया, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये सब आप लोग जानते हैं, जो उसका होता है वेक्टर पढ़े होंगे अगर आप लोग, तो लंबवत जो घटक होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये E2 साइन थीटा हो जाएगा, E2 साइन थीटा। और थीटा के साथ वाला जो होता है उससे क्या बोलते हैं, वो होता है कॉस थीटा। यानी हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये E2 कॉस थीटा। अब इस थीटा के लिए देखेंगे, इस विद्युत क्षेत्र को देखेंगे तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा, ये लंबवत घटक इसका कितना हो जाएगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा, E2 कॉस थीटा, ये पहले से था, प्लस इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इस E1 का, ये भी हो जाएगा E1 कॉस थीटा। यानी टोटल जो होगा E बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, आगे इसको समझेंगे। जो कुल विद्युत क्षेत्र निकल के आया है वो क्या है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब फार्मूला पता है हमको विद्युत क्षेत्र का, क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। अब देखिए, अब बिंदु ए पर निकाल लेंगे, फिर बिंदु बी पर निकालेंगे। तो बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। यानी आर का वैल्यू कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालेंगे बिंदु बी पर, यानी इस बिंदु बी पे निकालेंगे, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, इसका भी होगा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी बताया कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E बराबर क्या होता है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यहाँ पे जो बना था इसका, ये था E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस E2 का वैल्यू कितना है, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने पे आएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमको देखना है कॉस थीटा भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, यानी उसके साथ है। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो E बराबर निकल के आया है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबको पता है कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला उसका जो होता है कितना होता है, आधार बटा कण होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कण। तो इसमें हम देखेंगे आधार कितना है और कण कितना है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा d, और कण इसका कितना आया है रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर हम निकालेंगे कॉस थीटा बराबर आधार अपान में कण, तो आधार इसका कितना है d है, और कण कितना आया है रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार कितना है d अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, अब जो इसमें d होता है वो क्या होता है, r जो होता है बड़ा होता है किससे, d से, तो आर स्क्वायर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे, डी स्क्वायर से, इसलिए जो डी स्क्वायर का वैल्यू हो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा d अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस 0, यानी कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, d अपान में रूट में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से जब बाहर रूट से बाहर जब निकलेगा ये हो जाएगा d अपान में r, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू निकल के आया कितना है d अपान में r। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे e बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक नियतांक होता है जिसको किससे दर्शाते हैं k से, इंटू ये हो जाएगा q अपान में आर स्क्वायर प्लस ये जो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा लगभग किसके बराबर होता है 0 के, तो डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू आया है डी अपान में ये कितना है आर है। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू, पहले यहाँ पे ध्यान समझिए इसको, के इंटू 2 इंटू क्यू इंटू डी अपान में आर क्यू, गुणा करने पे होगा। फिर आगे देखते हैं, ई बराबर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू क्यू इंटू, इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2d अपान में आर क्यूब। तो ई इक्वल टू जो निकल के आता है क्यू इंटू 2d क्या फार्मूला आता है, के इंटू पी अपान में ये हो जाएगा आर क्यूब, यानी ई का जो वैल्यू आएगा के पी अपान में आर क्यूब। ये होता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ के क्या होता है एक नियतांक है, पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो आर क्या है उनके बीच की दूरी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।